डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कृषि ऋण के स्रोत। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर हिस्सा है राष्ट्रीय आय का कृषि से प्राप्त होता है, इसलिए ज़रूरी है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का एकमात्र उपाय है कि कृषि को ऋण की जो उपलब्धता है या ऋण की जो प्राप्ति है वो सही ढंग से उसके। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कृषि ऋण के कौन कौन से स्रोत हैं। कृषि ऋण के दो तरह के स्रोत हैं, एक तो संस्थागत अभिकरण में और दूसरा है गैर संस्थागत या निजी अभिकरण। संस्थागत अभिकरण है उसमें सरकार, सहकारी बैंक या सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक या कुछ निगम जैसे कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, कृषि वित्त निगम, कृषि ऋण निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये सब आते हैं। जब हम गैर संस्थागत अभिकरण की बात करते हैं या जो निजी संस्थाएं हैं उनकी बात करते हैं तो इसमें साहूकार, उसके बाद व्यापारी ये जो आड़तिया हैं, जमींदार, भूस्वामी हैं, संबंधी मित्र, ये सब उसमें निजी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब संस्थागत अभिकरण की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में गवर्नमेंट की नीति जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और जो आड़तियों या पूंजीपतियों या स्वामियों से जो ऋण लिया जाता है कृषकों द्वारा वो कम से कम संख्या में, कम से कम मात्रा में उनके द्वारा लिया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि उनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है और किसान को केसीसी के माध्यम से सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। भारत में जब कृषि ऋण प्रणाली का संस्थागत ढांचे का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके बाद जो सेकंड जो कड़ी है उसमें नाबार्ड, यानी जो पैसा है आरबीआई से नाबार्ड के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनके थ्रू किसानों तक जाता है। अब जब संस्थागत अभिकरण की बात आती है तो सबसे पहले सरकार के द्वारा जो लोन दिया जाता है उसको तकावी ऋण कहते हैं। एक्चुअली तकावी ऋण एक अल्पकालीन ऋण है और ये उस समय कृषकों को दिया जाता है जब उनको बहुत ज़्यादा जब सूखे की स्थिति होती है या जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति होती है उस समय कृषकों को ये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वो अपने संसाधन विकसित करके और कृषि संबंधी कार्य संपन्न कर सकें। दूसरा इसमें वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स हैं। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची द्वितीय में सम्मिलित होते हैं और रिजर्व बैंक इस सूची में जो सम्मिलित बैंक हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पहली है इसमें कि यह बैंक रिजर्व, जो भी वाणिज्यिक बैंक है वो रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है। दूसरा ये है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वतः ही समाशोधन गृह जो क्लियरिंग हाउस है उसकी सदस्यता प्राप्त कर लेता है। थर्ड है, ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के विनिमय पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा भी प्रदान करता है। एक्चुअली जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वे बैंक जहां सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है उनको। अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। इसके बाद 30 अगस्त 2019 को जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो बैंक हैं उनके साथ 6 सार्वजनिक बैंकों के विलय की घोषणा की थी।
इसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटाकर 12 कर दी गई है। ये जो नया जो प्रक्रिया चालू हुई या नए जो समामेलन हुआ है ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। इसमें जो टोटल जो 12 बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इस 12 बैंकों में सम्मिलित हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं, जैसे HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है। ऐसे बहुत से बैंक हैं जो वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा इन बैंकों द्वारा कृषकों को दीर्घकालीन ऋण भी स्वीकृत किए जाते हैं। एक दूसरी एजेंसी जो है वह है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। भारत में जो सहकारी बैंक भी बैंकिंग के आधारभूत कार्य संपन्न करते हैं, किंतु वे वाणिज्यिक बैंकों से थोड़े अलग होते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का जो गठन है वो संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बने गए सहकारी समितियों के अधिनियम के द्वारा की गई है। भारत में जो सहकारी बैंकों का जो ढांचा है वो 3 स्तरीय है। सबसे जो टॉप लेवल पे राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद DCCB डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक होते हैं, और जो ग्रामीण स्तर है रूरल या ग्रास रूट लेवल पे उसमें पैक्स होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां। वाणिज्यिक बैंकों का जो गठन है वो एकात्मक आधार पर यानी यूनिटरी बेसिस पे किया गया है तथा प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की सुविधाएं लेने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि सहकारी ढांचे के अंतर्गत केवल राज्य सहकारी बैंकों को ही भारतीय रिजर्व बैंकों के पास पहुंच करने का अधिकार प्राप्त है। सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंकों का नियंत्रण केवल आंशिक होता है। इसमें जब हम बात करते हैं तो पहला जो प्राथमिक साख समितियां हैं, सहकारी साख समितियां हैं, इनकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक जो साख समिति है उसका निर्माण कर सकते हैं। समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां भी कहलाती हैं तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाती हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में इनकी अवधि 3 वर्ष तक भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जो जिला स्तर पर, जिसको केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं, इनका जो कार्य है वो है जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है और पैक्स है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। जो पैक्स हैं, सहकारी साख समितियां हैं, उनकी निगरानी करना, कृषकों को किसी प्रकार की कोई अगर ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है उसको ध्यान में रखना। इसके अलावा जो चूँकि DCCB है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। इसके ऊपर जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है। राज्य सहकारी बैंक जो नाबार्ड है या इसके अलावा जो गवर्नमेंट वगैरह है उससे ऋण उपलब्ध करवा के और DCCB के माध्यम से टैक्स को ऋण उपलब्ध करवाते हैं।
इस बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक भी कहते हैं। यह बैंक राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देता है और उनके कार्यों का नियंत्रण करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है। इस प्रकार यह बैंक रिजर्व बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों के मध्य एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जब बात आती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, एक्चुअली क्षेत्रीय ग्रामीणों की बैंकों की स्थापना है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग हैं या जिनका अपना कुटीर उद्योग हैं, ग्रामीण विकास के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई थी। इन बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के उन कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाना है। बैंकों का एक उद्देश्य बचत को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में भी लगाना है। आरंभ में 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर तथा पश्चिम बंगाल में मालदा में इन बैंकों की स्थापना की गई थी। बाद में देश के अन्य भागों में इन बैंकों का विस्तार किया गया था। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो घाटे का सौदा रहे और धीरे धीरे इनका जो ब्रांचेज वगैरह है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो बंद कर दिए गए। अब वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो घटकर 86 रह गई है। क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं डायरेक्ट नाबार्ड के अधीन कार्यरत हैं। नाबार्ड का इन पर पूरा कंट्रोल रहता है और इनकी मॉनिटरिंग सुपरविजन वगैरह है नाबार्ड के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हम ये क्योंकि जो कृषि ऋण की जो उपलब्धता है, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और उसी कड़ी में इन बैंकों की ज़्यादा से ज़्यादा कार्य प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। थैंक यू।